इंटेंजिबल है वो मेरा कैपिटल एसेट नहीं है। यही वो बात कर रहा है कि एनी प्रॉपर्टी इन विच अ पर्सन इंटाइटल टू अ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 22 एंड अमोर्टाइजेशन, ये बेटा जाएगी इनकम बिजनेस में। इनकम बिजनेस का इसका पूरा चैप्टर ही लहदा है, ये कैपिटल गेन में आएगी नहीं। यानी कोई एसेट जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, कोई एसेट जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, वो एसेट आपके जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। एनी मूल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय पर्सन और एनी मेंबर ऑफ ए फैमिली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन। यहां तक आ जाए, पहले पहले यहां तक हम पढ़ते हैं। मेरी घर की गाड़ी है, ये मैं जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मेरा कैपिटल एसेट नहीं है। मेरा घर का जाती फर्नीचर मेरा कैपिटल एसेट नहीं है। मेरे घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन मेरा कैपिटल एसेट नहीं है। एक्सक्लूडिंग, आगे लॉ क्या कहता है, एक्सक्लूडिंग। अब बेटा जब यहां से बात शुरू होती है ना, मैं साथ साथ आपको लॉ पढ़ाना शुरू कर देता हूं। ये इंक्लूजन में आ गया, ये कैपिटल एसेट है। अब जब मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा ना, तो बेटा ये कैपिटल एसेट है। पेंटिंग, आपके पास कोई पेंटिंग पड़ी है, स्कल्पचर पड़ा है, कोई मुजस्मा, कोई ड्राइंग, कोई अदर वर्क ऑफ आर्ट, आपकी ज्वेलरी, आपका कोई मैन्युस्क्रिप्ट, आपका कोई पुरानी किताब, आपकी कोई स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर, कॉइन्स, ओल्ड मेडलिन, कोई एंटीक आपका पड़ा है, बेटा ये सारे के सारे जो है ना, ये कैपिटल एसेट है। मैंने कोई पेंटिंग खरीदी 8 लाख की, 10 लाख की बेच दी, तो बेटा वो 2 लाख होगा, वो कैपिटल गेन होगा, वो कैपिटल एसेट की सेल से हासिल हुआ। मेरे पास कोई एंटीक चीज पड़ी है, कोई कॉइन्स हैं, मैंने खरीदे थे, मैंने बेच दिए। 7 लाख के खरीदे थे, 15 लाख के बेच दिए, 8 लाख कैपिटल गेन होगा। लेकिन एक्सक्लूजन क्या क्या है, मेरा स्टॉक, यानी कि जो बिजनेस इनकम में चला जाएगा ना, देखो स्टॉक बिजनेस में जाएगा, डेप्रिसिएबल एसेट बिजनेस में जाएगा, इंटेंजिबल बिजनेस में जाएगा, उसके कोई स्टोरेंट स्पेयर्स बिजनेस में जाएंगे। ये आप बैलेंस शीट में वहां पढ़ेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ ली होगी, बल्कि आपने तो खैर इंटो अकाउंटिंग में सारा, वो हर चीज बिजनेस रिलेटेड है, वो उसका कैपिटल एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉमन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एसेट्स, और कैपिटल एसेट फिर क्या क्या हुआ जनाब, शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ज़ाहिर शेयर होते ही कंपनी के, कैपिटल एसेट्स है। ये जो आपके मुदारबा सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज में, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, मुशारका सर्टिफिकेट्स, ये पीटीसी वोचर्स। अच्छा ये जो लिखा हुआ ना, ये जरा मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये अब आप कहेंगे सर आपने ऊपर कहा है कि पेटेंट्स तो यानी कि इंटेंजिबल्स, अब इंटेंजिबल मेरा ख्याल आप समझते हैं शायद। गुडविल आपकी, पेटेंट्स आपकी, कॉपीराइट आपकी, फ्रेंचाइज आपका, फार्म कोई साइंटिफिक फार्मूला, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपके सारे के सारे इंटेंजिबल्स हैं। जैसे साल्ट एंड पेपर लाहौर वालों ने जब यहाँ पे साल्ट एंड पेपर ओपन करने के लिए उसको इजाजत दी कि तुम हमारा नाम यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने 3 करोड़ रुपया लिया फ्रेंचाइज फी। ये जो पंजाब कॉलेज लेता है अपनी ब्रांचेस खोलने के, ये भी एक तरह से उसका इंटेंजिबल है। अब आप कहेंगे कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इस कॉपीराइट में या पेटेंट्स में। गुडविल तो खैर बड़ी मुश्किल होती है गुडविल तो किसी और हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। गुडविल तो डेवलप तब होती है जब कोई बिजनेस आपका बहुत डेवलप हो जाए, तब कहीं जाके आपकी गुडविल डेवलप होती है। अब कोई कहे जी मैं पहले दिन बिजनेस शुरू कर रहा हूं, पहले दिन मेरी गुडविल डेवलप हो जाए, तो वो इट्स अ टफ जॉब। हम कोई कॉपीराइट की बात कर लेते हैं, हम कोई पेटेंट्स की बात कर लेते हैं, हम कोई ट्रेडमार्क की बात कर लेते हैं। मैंने कोई कॉपीराइट खरीदा, मैं ही कहूं कि जनाब मैंने कोई पंजाब कॉलेज की, मैंने कोई फ्रेंचाइज खरीद ली, अगर तो मैं खुद पंजाब कॉलेज चलाऊंगा तो वो मेरे इंटेंजिबल है, वो जाएगा इनकम बिजनेस में। लेकिन मैं कहूं जी मैंने वो फ्रेंचाइज फीस खरीदी से 50 लाख रुपए दे के, और मैंने आगे कयूम भाई को बेच दिया पंजाब वाले, तुम चला लो 70 लाख रुपए की, तुम मुझसे खरीद लो,
मैंने खुद नहीं चलाई। वो 20 लाख रुपए जो होगा वो बेटा मेरा कैपिटल गेन होगा। दिस इज डिफरेंस। बड़े गौर से बात समझने वाली बात है कि एक ही पेज के अंदर आप देख रहे हो कि इंटेंजिबल कैपिटल एसेट नहीं है, और उसी पेज में कह रहे हो कि इंटेंजिबल कैपिटल एसेट है। When the intangible is used for your own business, then it will be grouped under the head intangibles and to be उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो आपका इनकम बिजनेस में जाएगा। क्या ट्रीटमेंट होगा वहां जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं वो इंटेंजिबल बगैर कोई बिजनेस किए आगे सेल आउट कर दूं तो देन इट विल बी कैपिटल गेन। अब मैं पीछे आता हूं दोबारा जी, पिछले पेज पे ये जब एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस गेन अराइजिंग, गेन बेटा याद रखिए गेन हमेशा कब होगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। गेन कब होगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। भाई जी बेचेंगे तो गेन होगा ना। बाय अ पर्सन इन टैक्स ईयर अदर देन द गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कुछ ऐसे गेन भी है जो कि टैक्स हैं, शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। फिर वो यहाँ पे कहता है कि आपने क्रूल बेस जाना क्रूल बेस चले जाए, आपने रसीड बेस जाना रसीड बेस चले जाए, आपकी मर्जी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू हैव अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो फिर अक्रूवल बेस पे टैक्स लगवा लें। अब आपको मैं नहीं समझता कि आपको मैं यहाँ बताऊं कि अक्रूवल सिस्टम कौन सा है और रसीड बेसिस कौन सा है। The understanding of the aforementioned provision is very much linked with the knowledge of the following two: capital asset and disposal। अब हमने कैपिटल एसेट पढ़ ली, अब आगे डिस्पोजल पे आते हैं। आगे हैं जी। The legislature intentionally use the word disposal to avoid the word sale। सेल बड़ा लिमिटेड वर्ड है, डिस्पोजल बड़ा वाइडली वर्ड है जी। अब आगे आइएगा जी, डिस्पोजल का अगर हम वर्ड्स के मतलब देखें जो लॉ ने एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं, कहता जी सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैंसल्ड, रिडीम्ड वापस कर देना, रिलिंक्विश्ड हक छोड़ देना, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड, सरेंडर्ड, ऑल अंडर द फॉल अंडर द डेफिनेशंस ऑफ डिस्पोजल। अब आपको अगर डिस्पोजल की डेफिनेशन आ जाए, एक्सप्लेन द टर्म डिस्पोजल 3 नंबर की, तो आपसे लिखी नहीं जानी, मुझे पूरा यकीन है। क्यों? पढ़नी नहीं, याद ही नहीं करना। 3 दफा उसने डिस्पोजल की टर्म पूछी हुई है पास पेपर से। यानी कि आपका एसेट यहां मेरा, मैंने कोई एसेट लिया और वो जो है वो लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, मैंने अपना हक छोड़ दिया, तो सारे के सारे जो है वो डिस्पोजल में आता है। अच्छा, बाद का ट्रांसमिशन भी हो जाती है। को बताएगा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क है? एनीबॉडी? ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क है? पढ़ाया हुआ है मैंने, कॉमन लॉ में, याद करें। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क है? एनीबॉडी? चलो करो गूगल, शाबाश। और बैठे गूगल कर रहे होने, और क्या करना है? जो पढ़ाया वो नहीं बताना। तला सलीम जी, तला। सर ट्रांसफर इंसान खुद करता है और जो ट्रांसमिशन होती है वो उसकी डेथ के बाद उसके लीगल हायर्स को जो होते हैं। बाय विल होती है, ट्रांसफर बाय विल होती है, और ट्रांसमिशन ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होती है। डेथ। यस। पढ़ाया हुआ है ना? यस सर, कंपनी लॉ में। हाँ, कॉम्प्यूटर में पढ़ाया हुआ है। ट्रांसफर बाय विल होती है और ट्रांसफर ऑन ट्रांसमिशन ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट होती है। हैप्पी इवेंट कोई भी हो सकती है, बंदा मर गया, बंदा जो है वो बैंकरप्ट हो गया, यस। ठीक है जी। चलिए इसको ट्रांसमिशन पे भी जो एसेट कोई किसी को ट्रांसफर होगा बेटा वो भी डिस्पोजल में ही फॉल करेगा। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस एसेट है तो इनकम बिजनेस में जाके पढ़ेंगे, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बिजनेस में भी डिस्पोजल होती है लेकिन वो इनकम बिजनेस में पढ़ेंगे। A disposal shall include the disposal of a part of an asset
बिजनेस एसेट मींस हेल्ड होली और पार्टली फॉर यूज ऑफ बिजनेस। बिजनेस एसेट अब देखो यहाँ पे एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो ये दो बातें भी इनकम बिजनेस से रिलेट करती है, लेकिन मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ रहा है। एयर कंडीशन मेरे यहाँ लगा हुआ है, घर में भी एयर कंडीशन लगा हुआ है। घर वाला एयर कंडीशन डेफिसिट एसेट नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा। यहाँ का जो एयर कंडीशन है वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, वो डेफिसिट एसेट है। यहाँ से एसी उतार के मैं घर ले जाऊँ तो डिस्पोजल होगी बेटा बिजनेस की, और घर वाला एसी उतार के मैं यहाँ कॉलेज ले आऊँ तो बेटा एक्विजिशन हो गई बिजनेस के हिसाब से। घर का एसी घर वहीं किसी को बेच दूं तो कोई डिस्पोजल की बात नहीं, क्योंकि वो कहीं फॉल ही नहीं करता। आगे चलेंगे। अच्छा पहले यहां तक जी, यहां तक किसी को कोई सवाल तो वो बोले जी, फिर आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? क्या समझ नहीं आया जी? सारा कुछ समझ आ गया? कमाल है, अल्लाह की शान है। अच्छा जी, अब हम कैपिटल में आते हैं। कैपिटल कैपिटल गेन में जो ये शेयर्स की हमने बात की है, वो उसको दो कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया है। बल्कि मैं समझता हूँ यहाँ पे तीन कैटेगरी होनी चाहिए थी, मूल प्रॉपर्टी वाली अलग होनी चाहिए थी। ये बेटा बेसिकली दो कैटेगरी नहीं है, तीन कैटेगरी है, थ्री है। एक ये है, एक कैटेगरी आपकी ये है। हाँ करो जी। और एक कैटेगरी आपकी ये है। ये तीसरी है, ये तीसरी है, ये पहली है, और ये जो डिब्बे वाली है ना बेटा, ये दूसरी है। तीन कैटेगरी है। शेयर्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बेटा आपको पता है सिर्फ ये लिस्टेड कंपनी की बात होगी, क्योंकि लॉ में इनकम टैक्स में जो अनलिस्टेड कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी से कवर की जाती है, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना। अनलिस्टेड कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही तस्वर की जाती है इनकम टैक्स में। कॉमर्शियल लॉ की बात, अब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल लॉ हम नहीं पढ़ रहे। वोचर्स ऑफ पीटीसीएल, ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने अपने शेयर्स लॉन्च किए थे, हमने उसको वोचर्स कह दिया था। ये भी आप समझें कि शेयर्स ही हैं। अच्छा जी, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, ये भी कौन से होंगे? जो लिस्टेड होंगे बेटा। ये सारे के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये वो होंगे जो लिस्टेड होंगे, लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड मींस जिनका जो स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी सेल परचेज की जा रही है। ये कोई कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होगा जो प्राइवेट कंपनी का होगा। आप दूसरी कैटेगरी में ये देखें, इसी में शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी लैदा है। अच्छा इस ये जो बेटा है ना, ये सेपरेट ब्लॉक है। इसकी टैक्सेशन कैसे है ये आगे जाके अभी देखते हैं। ये सेपरेट ब्लॉक है, इसके रेट अलग है। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये भी सेपरेट ब्लॉक है, इसके भी रेट अलग है। ये भी सेपरेट ब्लॉक है। ये जो बाकी है ना जी, ये एनटीआर है, नॉर्मल टैक्स जी।
प्राइवेट कंपनी एनटीआर में फॉल करेगी। मेंबरशिप कार्ड ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी के मेंबरशिप कार्ड बकायदा इशू होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इसकी बात कर रहा है। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, जनाब क्लब की मेंबरशिप में बेच दूं। एओपी, मेरा शेयर है एओपी में, मैं वो बेच दूं। माइनिंग राइट्स हैं कोई कान कनी के, या पर्सनल एसेट्स हैं, जैसे हमने वो एंटीक वगैरह की बात की, ओल्ड एज कवर की बात की, ये सारा एनटीआर में फॉल करना है। ये एसटीआर में है और ये एसटीआर में है। याद रखिएगा कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन फिर बात करूंगा तो ये देखें लॉ ने बार बार डिफाइन किया कि कैपिटल गेन है क्या, कितने का बेचा और कितने का खरीदा, जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन है। क्या आपको इसमें से लॉस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। कैपिटल लॉस हम यहां नहीं पढ़ेंगे, आगे पूरा एक चैप्टर लहदा आएगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, वहां पे हम कैपिटल लॉस पढ़ेंगे। कैप कैप पूरे लॉसेस हमें, हर लॉस वहां डिस्कस होगा जी। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जो यहां सवाल नहीं ना पूछेगा, अल्लाह करे ये लॉकडाउन खुल जाए तो बस फिर मैंने नाम नोट कर लेने हैं और वही वही क्लास में सवाल पूछा करेंगे। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, उन्हीं बच्चों को इजाजत होगी जो क्लास में सवाल पूछा करेंगे, जो यहां सवाल पूछते हैं। कुड़ियों ने तो मदद मांगी हुई है ना दादा दरबार के मज़ार पे जाके, सवाल ना पूछने की, किसी और मन्नत की बात नहीं कर रहा। और लड़कों में भी दो या तीन बस, बाकी सब सो रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। अभी ये देखिए जी, अबू तला को जरा अनम्यूट करो जी। ये जो अबू तला जी के नीचे, इसको मैंने आज तक नहीं बोला, ये 438 अनम्यूट करो। अबू तला अनम्यूट करो अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, कैमरा ऑन करो अपना। हाँ जी, कैमरा ऑन करो अपना। बैठ के पढ़ रहे हो? जी सर। चलो, तुमने कोई सवाल ही पूछा मुझसे आज तक? हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको आपको असदुर समझ रहमान आ नीचे। जाती है मैंने कहा। हाँ, समझ आ जाती है। असदुर रहमान पे आओ जी नीचे, ये 443। हाँ जी, असदुर रहमान अनम्यूट करो। असदुर रहमान, असदुर रहमान, इसको अबू तला को तो म्यूट कर दो ना। असदुर रहमान किधर चला गया? भाग गया। और कच्चा बनाने पाके बैठा होना, और क्या होना। वो इसलिए भाग गया कि मेरा कैमरा ऑन होने लगा। और बीबीओ, आप भी ना चेयर पे बैठ के पढ़ा करें। वो अरसलान सईद जी, अरसलान सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और डेबिट कैमरा ऑन करो, सिक्योरिटी। कैमरा ऑन करो पहले। यस सर। हाँ जी, सर जी अब बोल रहे हैं जी। वो डेबिट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेबिट नहीं है, डेट सिक्योरिटीज हैं बेटा वो। जी डेट सर। सिक्योरिटीज और डेट सिक्योरिटीज आपकी, कुछ आपकी सिक्योरिटीज जो है ना वो डायरेक्टली आपकी स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज होती हैं, और कुछ कमोडिटी भी सेल परचेज होती है आपकी स्टॉक एक्सचेंज में। जी सर। सर और ठीक है। डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट्स। मैं एक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? इसको म्यूट कर दो जी। हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी जरा ना, अभी आगे आगे डेफिनेशन आ रही है इसकी। चलें वहीं उसको चलते हैं जी। चलें जी आगे चलते हैं जी, आगे आगे इनकी डेफिनेशन आ रही है। वो किधर की डेफिनेशन? डेट सिक्योरिटीज की और डेरिवेटिव्स की आगे है।
है ये आगे आती तो ये देखो, ये कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, ये डेफिनेशन आगे आ गया। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर्ड बॉन्ड जिनके ऊपर आपको मार्कअप मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये भी आपकी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं। डिबेंचर इशू कर दिए, वो भी लिस्टेड होते हैं। ऑल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, को फॉरेन कंपनी के आ गए। फिर गवर्नमेंट के अपने बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, ये भी गवर्नमेंट बेसिकली जो आपको बॉन्ड इशू करती है, गवर्नमेंट एक तरह से आपसे लोन ले रही होती है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो आपको, ये भी इन्होंने फॉरेन नेशंस के लिए भी किया है इन्होंने, कि आप इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको उसके ऊपर आपको टैक्स फ्री आपको हम देंगे, इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इन शेप ऑफ डॉलर होना चाहिए। वो गवर्नमेंट ने क्यों किया? ताकि गवर्नमेंट के पास जरूरत बढ़ जाए। दीज आर द कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज, इनको हम डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं। और डेरिवेटिव आपके फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये बकायदा पाकिस्तान में एक मर्केंटाइल एक्सचेंज भी है, एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक मर्केंटाइल एक्सचेंज भी है। गुड्स के अंदर भी आप खरीदते हैं। 3 चीजों का बिजनेस मेरा ख्याल सिर्फ होता है, गोल्ड का पाकिस्तान में, ऑयल का और कॉटन का। यानी आप कॉटन खरीद लेते हैं, ये नहीं कि अब कॉटन आपने 1 लाख बेल खरीद ली और आप खरीद के अपने गोडाउन में लेके आए, नहीं, वहां पेमेंट कर दी, कॉटन वहीं पड़ी है। गोल्ड सेल परचेज होता है और ऑयल सेल परचेज होता है। दुनिया तो फ्यूचर कमोडिटी मार्केट में बहुत आगे चली गई, लेकिन हम सिर्फ इसी में करते हैं डेट, वो दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव्स विदाउट फिजिकल डिलीवरी, विदाउट फिजिकल डिलीवरी। क्लियर और नॉट? हम दोबारा पीछे आते हैं, ले जी। आगे बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आगे कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई जी। वेयर अ कैपिटल एसेट हैज बीन हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। अच्छा ये बेटा, ये किसके लिए यूज कह रहा है? ये एनटीआर के लिए कह रहा है, वो जो एनटीआर में हो रहे हैं। देखे ना, उसे खुद ही कह दिया, अदर देन द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी इंक्लूडिंग वोचर्स only 3/4 capital gain shall be taxable and the balance 1/4 is exempt from tax। अब मैं ये आपको समझाता हूं, प्लेन पेज पे ये जरा प्लीज। मेरे पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, आई हैव शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके मेरे पास शेयर से शेयर परचेज फॉर पीस फॉर पीस 8 लाख, 8 लाख के मैंने शेयर खरीदे, बल्कि 18 लाख के कारण, 18 लाख के मैंने शेयर खरीदे। खरीदे कब थे? परचेज डेट बड़ी है मैं इसके अंदर, परचेज डेट, परचेज डेट थी जनाब, सेम कहें अगस्त 31, 2019, अगस्त 31, 2019। अब इसकी जो मैंने सेल की, सेल यानी मैं बेच दी मैंने, कितने के? ₹3 मिलियन के। और एक और केस अज्यूम कर ले, मैंने सेल कर दिए ₹3 मिलियन के ही, दोनों केस में 3 मिलियन के बेचे। लेकिन मैं सेल डेट फर्क कर देता हूं। सेल डेट, यहां बेटा सेल डेट है जुलाई 31, 2020, और यहां सेल डेट है मेरी अक्टूबर 31, 2020। अब यहां क्या है? विद इन 1 ईयर है, विद इन 1 ईयर। गेन कितना है बेटा? 12 लाख।
12 लाख के ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या निकलेगी? सारे के सारा टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल गेन है, ये टैक्सेबल गेन है, 100% टैक्सेबल है। टैक्सेबिलिटी क्या निकलेगी बेटा? एनटीआर के रेट लगेंगे, कौन से? नॉन सैलरीड वाले। टैक्सेबिलिटी आ गई 70,000, जबकि यहां पे गेन कितना हुआ? 12 लाख। लेकिन लॉ क्या कहता है? कहता है 1/4 एग्जेम्प्ट है। हाँ? 1/4 एग्जेम्प्ट है, 3 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा, और बाकी 9 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। और इसको भी रेट कौन से लगेंगे? एनटीआर नॉन सैलरीड के। कितना है जी 9 लाख पे? 40,000। यानी कि एक वो कैपिटल एसेट जो एनटीआर में फॉल करता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो एंटीक हो, चाहे ओल्ड एज कवर हो, चाहे कुछ हो, यानी कि जो एनटीआर में फॉल करता है, अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे, अगर आप विद इन 1 ईयर बेचेंगे फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, तो 100% टैक्सेबल। और अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे तो बेटा 25% एग्जेम्प्ट होगा, 75% टैक्सेबल होगा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? जी रियांशी। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर अगर क्वेश्चन में ब्रोकर कमीशन वगैरह दिया और शेयर सेल करने पे हमने, तो वो लेस अब करेंगे वो या भी नहीं? लेस करेंगे, वो भी लेस, कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा तो लेस करेंगे, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ सेल भी लेस करेंगे, और कोई ऐसा ओके, खर्चा जो डायरेक्टली रिलेट करता होगा वो भी लेस करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी। थैंक यू। अकबर। जी अस्सलाम अकबर। वालेकुम वासलाम बेटा। सर। सर मैंने पूछना ये था कि जब हम लोग सेल करते हैं कोई भी एसेट, हम्म। सर एक होता है कि हमने आज मतलब उसे कहा लिया कि ये हम लोग तुम्हें सेल करेंगे, हम्म। तो हमें पेमेंट मिलती है 3-4 दिन बाद। हाँ जी। तो हम लोग सेल किस डेट को कहेंगे कि हमने किस डेट को सेल किया है, जिस दिन ये हमने उन्हें वो, टाइटल ट्रांसफर कर दिया। या उस डेट को जिस दिन हमें पेमेंट मिलेगी? हाँ जी, ये पेमेंट मिलेगा, वो आपका डिपेंड करता है ना, आप अक्रूवल सिस्टम पे जाएं या, लेकिन रियल सेंस में पता क्या होता है, जिस टाइटल आप ट्रांसफर करते हैं, शेयर्स का टाइटल ट्रांसफर होता है ना, जी। शेयर्स का बेटा टाइटल ट्रांसफर होता है ना, जी सर। तो जिस दिन लेकिन सर टाइटल ट्रांसफर उस दिन आपकी डिस्पोजल हुई। शेयर्स के रियल अलावा सेंस, बाकी भी दूसरे कैपिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे कैपिटल के बाद जिस दिन आपने हैंड ओवर कर दिया उसको, गोल्ड, गोल्ड जिसका है उसका है। जी, मतलब ठीक जैसे है, हैंड ओवर गोल्ड, करेंगे पेमेंट डिपेंड नहीं करेगी? पुत्र मेरी बात सुनना, कोई गोल्ड उधार बेचता? नहीं सर, लेकिन वैसे मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना कि कोई वो साल वो का वो तो वो तो बाहर करता, अब भाई गोल्ड लाया पैसे बाद दे। 10 मिनट का कोई नहीं करता। 10 मिनट, हाँ, 15 सेकंड का कोई नहीं करता। मैं ठीक तुम्हें है। पेंटिंग भेज दूं, कोई कोई इस तरह की चीज कोई भी नहीं बेचता, वो ये होती चीजें, इस हाथ दो उस हाथ लो। जी बिल्कुल। हाँ, शेयर्स के मामले में मैं कहूँ जाओ जी, मैं टाइटल ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि ये टाइटल जाके ट्रांसफर होना कंपनी से। जी वो तो अगर मुझे पैसे पहले आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एडवांस गेन सेल ऑफ एसेट। सही। ठीक है। ठीक। शमशु जमा। सर जो ये 1 ईयर का ड्यूरेशन है, ये हमने उस वक्त से देखना है जब हमने परचेज किया, या हाँ फिर जी, हमने ये परचेज, हमारा परचेज, कब? परचेज, परचेज ओके सर। डेट। मुबशर जमान, मुबशर जवेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये जो हमने ये परचेज डेट का है और ये सेल डेट का है, सर इसके अंदर कोई टैक्स ईयर की लिमिट तो नहीं है ना? टैक्स की लिमिट है ना? नहीं, टैक्स की लिमिट कोई नहीं है, नहीं टैक्स की लिमिट कोई नहीं है। देखो यानी कि गेन क्या है? टैक्सेबल तभी होना जब बेचेंगे। ठीक होगा सर। मैंने 19 में खरीदा और मैंने 21 में बेचा, क्या 20 में टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। ठीक होगा सर। ओके। ठीक है, टैक्सेबल तभी होना है थैंक जब यू। मुझे गेन अराइज होना है।
ठीक है जी, कोई और सवाल तो बोल जी कोई और सवाल तो बोलें जी। ले जी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे। बाकी हम इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे जी। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड जी।